नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अवैध ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये बिहार बोर्ड का जो क्लास 10th का जो मैथ का बुक है उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस पार्ट से बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो इस चीज को आज हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं और एक एक चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो इसकी प्रॉपर्टी है या इसका जो फॉर्म है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कौन कौन सी इसकी विधियां हैं, उस सबको हम क्या करेंगे बारी बारी से इसमें हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं जो रैखिक बहुपद की अगर हम बात करें तो रैखिक बहुपद का जो फॉर्म होता है x प्लस बी जहां a बराबर है 0, ये होता है। ये पिछला वीडियो में बता दिया गया है जिसमें बहुपद पढ़ाया गया था, x प्लस बी जहां a बराबर है 0। लेकिन अगर हम इस बहुपद की बात करें तो ये बहुपद सिर्फ एक चर के फॉर्म में है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, दो चर के फॉर्म में। तो अगर हम दो चर के फॉर्म में अगर रैखिक बहुपद अगर बनाए तो ये इस टाइप से बनेगा x प्लस बी वाई प्लस सी, ये बहुपद हो गया। हम लोग इक्वेशन पढ़ना है तो यहाँ क्या कर लेते हैं, बराबर शून्य कर लेते हैं। अगर यहाँ हम देखें तो ये हो जाएगा दो चर में रैखिक, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर दो चर वाला कोई समीकरण है तो दोनों चर का मान निकालने के लिए इक्वेशन का नंबर भी दो होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ एक और हम लोग क्या करना पड़ेगा, रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग का ये जोड़ा मिलेगा। तो इसके लिए क्या होता है ना कि फॉर्म यही रहता है, बस इसमें जो गुणांक है x का गुणांक या y का गुणांक, ये बस चेंज हो जाता है। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें a1 b1 c1, तो इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। a2 b2 c2 है तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन पर विचार करें, दो है मतलब समीकरण का ये युग्म है, जोड़ा है, दो चर वाले, दोनों में xy है। रैखिक का मतलब होता है कि जो चर राशि होता है उसका पावर मैक्सिमम 1 होना चाहिए, x का भी पावर 1, y का भी पावर 1 दोनों में। तो इसको हम कर सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी अगर कोई पूछ दे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का फॉर्मेट कैसा होता है, उसका रूप कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये तो इतना हम लोग जान लिए। अगर हम इसकी हल की बात करें, हल मतलब अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर दे दे और वहां उसकी अगर हल की बात करें तो इसका हल यहाँ दो तरीका से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो हल का जो विभाजन है ये दो भागों में हुआ है, एक बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप से एक को हल कर सकते हैं, और एक हम कर सकते हैं किससे, ग्राफीय रूप से। ये दो तरीका से हम लोग हल करते हैं, एक होता है बीजगणितीय रूप से और एक होता है ग्राफीय रूप से। और इस किताब में हम लोग को दोनों हल के बारे में पढ़ना है और ये दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों से ही, बीजगणितीय रूप से भी और ग्राफीय रूप से भी। लेकिन अगर हम ग्राफीय रूप की बात करें तो इसका सोल्यूशन हम तभी कर पाएंगे जब हम लोग के बीजगणितीय रूप से हल करना पता हो, तभी निकलेगा। इसलिए पहले हम लोग बीजगणितीय रूप को समझेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफीय रूप पे चलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि हल हम कितने ढंग से निकाल सकते हैं। अब एक चीज हम लोग को ये जान लेना है कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण कभी भी दे दे बनाने के लिए, जैसे इसी फॉर्म का कोई अगर इक्वेशन अगर मान ले 5x प्लस 4y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 5, अगर इक्वेशन की बात की जाए या इसको हम -9 -5 हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इसी फॉर्म में देखा जाए तो तुलना करके अगर देखा जाए तो अगर इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये एग्जांपल किसका है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है।
अगर दोनों में कंपेरिजन की जाए, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2, तो यहाँ a का मान क्या मिलेगा, सॉरी a1 का मान क्या मिलेगा, तो 5 1 है, मतलब ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये 2 है, a2 है, b2 है, c2 है। अगर मानने के लिए हम चाहें तो इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसमें अगर a1 b1 c1 का मान निकाला जाए तो a1 का मान 5 हो जाएगा, b1 का मान 4 हो जाएगा और c1 का मान -9 हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूजन क्या होगा, बहुत लोग ये समझ रहे होंगे कि c1 यहाँ प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में, इसको हम चाहें तो दिखा सकते हैं प्लस ब्रैकेट में -9 करके, तो यहाँ c1 का मान कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। उसी तरह अगर समीकरण 2 से अगर हम a2 निकालें, x का गुणांक 2 में, तो हो जाएगा 3, b2 कितना है 2 और c2 कितना है -5। तो इस तरह से क्या होगा, ये हम लोग निकालना जब हम सीख जाएंगे तो जो हल करने की विधि होता है पॉजिटिव गुणन विधि, उस विधि का इस्तेमाल करके हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म का हल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन देखिए पहले मैं इसलिए इसको ये बताया कि अगर कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण हल करने के लिए दे दे तो पहले हम लोग ये जांचना पड़ जाता है कि क्या दोनों जो रैखिक समीकरण जो दिया हुआ है उसका हल संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर हल होगा तो हल कितना होगा, तो पहले क्या करेंगे कि जब भी क्वेश्चन अगर बनाने के लिए आएगा तो पहले उसको हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि उसका हल होगा कि नहीं होगा। तो हल करने के लिए, हल की जांच करने के लिए हल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए 3 कंडीशन बताया गया है। उन तीनों कंडीशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके हल पे जाएंगे। अब देखिए इसका पहला हल क्या है, ये तो पता हो गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्म कैसा होता है, मैं इसे बता रहा हूं। अब यहां ध्यान दीजिए जहां तक हल की बात है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या होगा इसमें कि अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2, अगर ये कंडीशन है। दूसरा हो सकता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं c1 बाई c2, एक ये कंडीशन हो सकता है। और एक तीसरा कंडीशन यहां बन सकता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। देखिए ये तीनों कंडीशन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। मैंने इसके पहले बताया कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म अगर दे दे हल करने के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट अगर उसको हल करते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि उसका हल निकल पाता है या कभी कभी नहीं निकल पाता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि लगता है कि बनाने नहीं आ रहा है, हम कहीं ना कहीं गलती कर दिए हैं। लेकिन अगर उस सवाल को बनाने से पहले अगर हम लोग ये 3 कंडीशन को अगर हम समझ ले पहले ही कि इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा या इस कंडीशन में क्या होगा, तो कभी भी हमारा सवाल गलत नहीं होगा और हम लोग हमेशा सही ही बनाएंगे। ये चीज इसमें बताया गया है। तो ये कंडीशन का मतलब देखिए क्या होता है, अगर कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है और उसमें ये कंडीशन आ रहा है, ये कंडीशन हम कैसे जांच करेंगे, तो मैंने अभी फॉर्म लिखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a1 बाई a2 क्या है, a1 है तो समीकरण 1, ये समीकरण 2, मतलब x का जो गुणांक है उन दोनों का अनुपात a1 बाई a2, a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2, तो b क्या है, तो y का गुणांक है, b1 b2 y का गुणांक है, a1 a2 x का गुणांक है, b1 b2 y का गुणांक है और c1 c2 ये दोनों अचर है। तो ये तो पता हो गया। अगर ये कंडीशन मिल जाए a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब है कि एक हल होगा, ये चीज होता है। मतलब कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म अगर मिल जाए, अगर उसका हम हल कर रहे हैं और हल करने से पहले अगर हम लोग जांच लेते हैं और जांचने की स्थिति में अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2 अगर मिल जाता है तो उसका हल हम निकाल पाएंगे, या उसमें जो भी चर राशि होगा x y या abcd या कुछ भी, उसका मान केवल एक निकलेगा। इसलिए मैंने यहां लिखा हुआ अद्वितीय हल यानी एक हल होगा, ये चीज होता है। अगर ये कंडीशन आ जाए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं c1 बाई c2, तो इसका
कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं निकलता है। मतलब इस टाइप के कंडीशन वाले जो भी सवाल आएंगे उसका हम हल किसी भी विधि से निकाले, उसमें से जो भी चर राशि होगा एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी, उसका मान हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ये होता है। और एक तीसरा कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अनेक हल होगा। अनेक हल का मतलब है कि x का मान भी बहुत सारा निकल जाएगा, y का मान भी बहुत सारा निकल जाएगा। मतलब जो भी उसमें चर राशि होगा उसका मान एक के अलावा 2 3 4 5 या मतलब 10 20 या कुछ भी, मतलब अनंत सारे मान मिल सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन हम क्या करेंगे, पहले ही हम लोग सवाल को बनाने से पहले उसको जांच लेंगे कि उन तीन कंडीशन में कौन सी कंडीशन मिल रहा है। मैं एक बात बता दूं कि हमेशा कभी भी अगर ये कंडीशन आए तो भी हम लोग सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर ये आएगा तो एक्स वाई का मान निकालेंगे, नहीं तो संभव नहीं हो पाएगा। अगर ये कंडीशन मिलेगा तो एक्स और वाई का मान अनेक मिल जाएगा, उसमें से कौन सा मान हम रखेंगे ये भी पता नहीं चलेगा। यानी दो की स्थिति में हम लोग सवाल को कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, केवल हम लोग को ये चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि शुरू में जब भी सवाल सॉल्व करने के लिए देगा तो वहां पहले हम क्या करेंगे, पहले ये पता कर लेंगे कि वहां कंडीशन क्या मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझ गए। अब इसमें भी कुछ और भी इसके नाम होते हैं, जैसे कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 का एक नाम होता है संगत, कहीं कहीं ये संगत देता है, ये हो जाएगा असंगत, और इसमें भी क्या आता है संगत। संगत होगा, इसमें भी संगत, इसमें असंगत। एक और नाम होता है, ये होता है अविरोधी। ठीक है, ये भी होगा अविरोधी, और ये होता है विरोधी। ये याद रखना पड़ेगा, कभी कभार अद्वितीय हल पूछ देगा, कभी संगत पूछ देगा, कभी अविरोधी पूछ देगा। इन तीनों में से कोई भी नाम ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो हर बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन को हमेशा डाला हुआ या सेट भी करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको याद रखेंगे। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 मतलब अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल, या उसको हम संगत भी कहेंगे या अविरोधी भी कहेंगे। ठीक है, ये भी होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, ये बराबर नहीं c1/c2 है तो कोई हल नहीं। ठीक है, असंगत विरोधी। a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 अनेक हल, ये संगत और अविरोधी। ठीक है, मतलब ये जो है असंगत है जबकि ये दोनों संगत है, ये विरोधी है, इसका ऑपोजिट ये अविरोधी है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना एक ट्रिक्स लगा के इसको हम याद रख सकते हैं। ये चीज जो मैं बताया, ये मैं इसलिए बताया कि जब भी कभी दो चर वाला रैखिक समीकरण जो हल करने के लिए देगा तो पहले हम लोग ये कंडीशन को जांच लेंगे, उसके बाद उसका हम हल निकालना चालू करेंगे। हो गया, मैं शुरू में बताया कि दो तरीका से हम निकालते हैं, एक बीजगणितीय फॉर्म से और एक ग्राफीय रूप से। बीजगणितीय फॉर्म से ही पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किस टाइप का हल प्राप्त होगा, उसके बाद हम लोग ग्राफ पे जाएंगे। ये पूरा क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण जो युग्म है, हल करने का मैं बताया एक तो बीजगणितीय फॉर्म से होता है और एक ग्राफीय रूप से होता है। लेकिन जो बीजगणितीय फॉर्म से है उसमें भी 5 प्रकार की विधियां होती है। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक की बात की जाए तो टेक्स्ट बुक में केवल 3 प्रकार की विधि का नाम दिया हुआ है। पहला उसमें दे रहा है विलोपन विधि, विलोपन विधि। दूसरा देता है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा देता है वज्रमूलन विधि। इन तीनों के अलावा और भी 2 विधियां होती हैं। एक होता है तुलनात्मक विधि और एक होता है अनुपात निर्णय विधि। ये 5 विधि है, किताब के अनुसार 3 विधि और 2 विधि, यहां बताया गया है कुल मिला के 5 विधि है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक ग्राफीय विधि भी है,
ये भी इसी में आता है। लेकिन जब तक ये पता नहीं होगा हम ग्राफ विधि का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से सबको समझ जाते हैं। हम लोग मेनली किताब के अनुसार ही चलना है, तो इसमें हम लोग विलोपन, प्रतिस्थापन और बजगुणा विधि का इस्तेमाल करके चलना है। मैं तुलनात्मक बता दूंगा। इस विधि का इस्तेमाल थोड़ा सा कम क्या, बहुत ही कम होता है, क्योंकि विधि अगर इन सबके अलावा अगर देखा जाए तो विधि थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बारी बारी से सबको देख रहे हैं और सबको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से बनाने के प्रयास करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले क्या है, विलोपन विधि। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसका एक और नाम होता है लुप्तीकरण विधि। पुराने वाले किताब में विलोपन के नाम जगह पे लुप्तीकरण का भी इस्तेमाल करता है। इस विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं उस चीज को यहां हम लोग सीखेंगे। मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जहां पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, आसान सा, और यहां 3x प्लस 4y या केवल y, और यहां हो जाएगा 4। ये मैंने क्या किया हुआ है, एक एग्जांपल लिया हुआ है, और इस इक्वेशन को, मतलब जो सवाल है दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको हम लोग क्या करना है, विलोपन विधि से ही बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये पहला स्टेप है। पहले उसको मान लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए विलोपन का मतलब क्या होता है, अगर शब्द पर हम विचार करें तो विलोपन से विलुप्त शब्द सामने आ रहा है, और विलुप्त का मतलब होता है गायब कर देना, ठीक है, या उसे हटा देना उसमें से। तो हम लोग इसमें करना क्या होता है कि किसी एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के फॉर्म में निकालना पड़ता है, किसी एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के फॉर्म में निकालना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कि पहले ये देखते हैं कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किस राशि का मान किस राशि के फॉर्म में निकालना आसान हो जाएगा, पहले ये हम देखते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो हम समीकरण 1 का इस्तेमाल करके x का मान y के फॉर्म में निकाल सकते हैं, y का मान x के फॉर्म में निकाल सकते हैं। समीकरण 2 का इस्तेमाल करके x का मान y के फॉर्म में या y का मान x के फॉर्म में निकाल लेते हैं। हम निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन का इस्तेमाल किसी भी चर राशि का मान दूसरे चर राशि के फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन अगर सवाल को जल्दी बनाना हो, आसान करना हो, तो उसके लिए क्या देखना पड़ता है कि किस इक्वेशन में किस राशि का मान निकालना सबसे आसान होगा। तो मैं यहाँ देख रहा हूं कि समीकरण 2 से अगर हम y का मान निकाल लें तो आसान तरीके से निकल जाएगा, तो मैं वही काम कर रहा हूं। यहां से हम क्या कर लिख रहे हैं, यहाँ पे समीकरण 2 से, 2 इसलिए कि मैं 2 से इस्तेमाल किया, किसका मान निकाल रहे हैं तो y का, तो y बराबर ये तो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3x। समझ में आया? 1 2 एक नया मिला तो इसको मान लेते हैं हम 3। अब यहां कुछ लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, किसका मान निकला है y का, तो लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे, तो ये मान 2 से निकला है तो हम 1 में रखेंगे। अगर हम 1 से निकालते तो 2 में रखते, ये काम करना पड़ेगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे किसका मान, तो y का मान, मतलब 1 में जहां y होगा उसके जगह पे हम 4 माइनस 3x को रखेंगे, ठीक है। यहां ये तो हो जाएगा 2x प्लस 3y, और y का मान तो 2 टर्म में है, ब्रैकेट कर लेते हैं, 4 माइनस 3x, कोई दिक्कत, इतना तो होना चाहिए। बराबर में क्या है 5। अब इसको अगर हल करें तो हो जाएगा 2x प्लस, ये गुना कर लेते हैं, 4 3 12, ये कर लेंगे माइनस 9x बराबर 5। 2x है और इधर ही है माइनस 9x, अगर घटाते हैं तो माइनस 7x, ठीक है, प्लस 12, इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस 5 है, अब प्लस 12 उधर जाएगा तो माइनस 12, तो 5 माइनस 12 यानी कितना माइनस 7। अब यहाँ देख रहे हैं माइनस 7x बराबर माइनस 7, ये कैंसिल हो गया, यानी x बराबर क्या बचा 1 बचा। x का मान 1 मिला तो यहाँ फिर लिखेंगे x का मान
समीकरण। अब बताइए x का मान कहाँ रखा जाएगा? तो देखिए, रखने के लिए हम समीकरण 1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया अगर हम 3 में रखें तो डायरेक्ट ये मान निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? समीकरण 3। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 कहाँ है? y बराबर 4 माइनस 3x, 4 माइनस 3 इंटू x का मान 1 है। अब बताइए 4 माइनस 3 क्या मिला? 1। अंत में यहां लिखेंगे अतः x बराबर 1, y बराबर 1 और ये कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? विलोपन विधि का इस्तेमाल करके दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। समझ में आ गया? बस आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर करके, पॉज स्टार्ट कर करके इसको देखने का प्रयास कीजिए। एकदम मैंने आसान से एग्जांपल लिया हुआ है इसको समझाने के लिए, और मैंने एक एक करके चीजें बताया आसान तरीका से। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिया है। ये सही मायने में विलोपन विधि नहीं, ये प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं प्रतिस्थापन विधि। मैंने ये उल्टा बता दिया था, ये प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन मतलब कि एक राशि का मान निकाल के और दूसरे इक्वेशन में उसको प्रतिस्थापित कर देना, उसको उसमें डाल देना या स्थापित कर देना, ये होता है प्रतिस्थापन विधि। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। एक और चीज, अगर इन तीनों विधि में अगर बात की जाए, विलोपन या प्रतिस्थापन या बीजगुणन में, उन तीनों विधि में ये विधि सबसे मजेदार और आसान भी होती है। इसलिए मैं तो इसी विधि को सजेस्ट करता हूं। आप लोग अगर इसी विधि से अगर क्वेश्चन को बनाइएगा तो क्वेश्चन क्या होगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? अब विलोपन विधि को देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन पे देखते हैं। मैं ये मिटा रहा हूं। मैं यहां लिख दे रहा हूं विलोपन विधि। ठीक, इस विधि का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, विलोपन विधि में क्या करते हैं? पहले तो ये काम करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 मानना। ये तो हर इक्वेशन में ही होगा, हर विधि में भी होगा। इसमें विलोपन में क्या करते हैं ना, किसी एक राशि को हम लुप्त कर देते हैं, एक राशि को हम गायब कर देते हैं। या तो हम x को हटाएंगे या हम y को हटाएंगे। फिर वही तरीका कोशिश करेंगे या ऐसा मान देखेंगे जिसको हटाने में क्या हो, आसानी हो, उस चीज को हम खोजने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले ये फिक्स करना पड़ता है कि हम किस राशि को पहले हटाने का प्रयास करेंगे। या तो हम x को हटाएंगे या y को हटाएंगे। ये आप लोगों को डिपेंड करेगा किसको आप हटाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे x को हटा रहा हूं। तो x को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? अगर x को हम हटाएं तो सबसे आसान तरीका क्या है कि समीकरण 1 में जो x का गुणांक है उसको समीकरण 2 में गुणा कर दो। समीकरण 1 में x का गुणांक 2 और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उसे समीकरण 1 में गुणा कर दो। अगर हम ये गुणा करें तो हो जाएगा 6x। देखिए, 3 से ऐसा नहीं केवल इसमें गुणा होगा, सब में गुणा करना पड़ेगा। प्लस 9y बराबर 15। फिर इससे 6x प्लस 2y बराबर 8 हो गया गुणा। अब ये 2 और 3 से हेर फेर करके गुणा करने का क्या मतलब था? ये गुणा हेर फेर करके इसलिए किया गया ताकि जो x का कोफिशिएंट है, चूंकि हम लोग पहले ही तय करके चले थे कि हमको x क्या करना है, हटा देना है। तो x तभी हटेगा जब x का जो वैल्यू है, x का जो गुणांक है, वो दोनों मान में क्या हो, बराबर हो। मतलब यहाँ 2x था, यहाँ 3x था, ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं या कुछ भी, लेकिन बराबर ही करना है। जरूरी नहीं है कि 6x होगा, कुछ और भी मान लेके गुणा कर सकते हैं। अगर इसमें हम 6 से गुणा कर दे, इसमें अगर हम 4 से गुणा कर दे तो 6 दूना 12 और 4 3 12 तो भी हो जाएगा। लेकिन आसान तरीका के लिए क्या बताया जाता है कि दोनों का जो कोएफिशिएंट है उसको हेर फेर करके अगर गुणा कर दें तो ऑटोमेटिक दोनों बराबर आ जाता है। ये 3 इसमें चला गया, ये 2 इसमें आ गया, ये बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया तो इसको अब हटाने का प्रयास करेंगे। तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है,
तो कोई एक इसमें अगर माइनस में हो जाए तो आराम से ये 0 हो जाएगा। तो जो नीचे वाला उसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, मतलब घटा लेते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सही मायने में यहाँ क्या हो रहा है, तो अलजेब्रा का घटा हो रहा है। यहाँ लिख सकते हैं घटाने पर। अब क्या हुआ, ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, ये कैंसिल। अगर इसका सॉल्यूशन करें तो ये तो बड़ा है, ये छोटा है, तो ये हो जाएगा 7y बराबर, ये हो जाएगा 7। तो यहां से अगर y का वैल्यू निकालें तो 7/7, ये कट गया, क्या मिला, 1 हो गया। अब यहां लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण। अब यहां हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, बस देखना है कि कौन सा समीकरण आसान होगा, किसमें रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, 1 में रखने पर यहां ये तो हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणे y का मान तो निकला 1 और बराबर 5, फिर ये 2x बराबर 5, ये हो जाएगा 3 जाएगा तो घट जाएगा, 2x बराबर 2, फिर यहाँ से x बराबर 2/2 कटेगा तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अंत में लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर भी 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, विलोपन या लुप्तीकरण विधि का इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपने चॉइस पर निर्भर करता है कि हम किस विधि का इस्तेमाल करके किस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब ऐसा नहीं होता है कि हम इसी विधि से ही बनाना पड़ेगा, सवाल अगर कहेगा तो ठीक, नहीं कहेगा तो हम किसी विधि का इस्तेमाल करके सवाल को बना सकते हैं। ये समझ में आ गया लुप्तीकरण में। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि विलोपन का मतलब क्या होता है, किसी एक राशि को उसमें से गायब कर देना, विलुप्त कर देना। अब ये हम लोगों पर निर्भर करता है कि हम किसको हटाना चाहते हैं, हम x को हटाना चाहते हैं या y को हटाना चाहते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसकी जो तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि, उसको भी देख लेते हैं। सवाल यही रहेगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक। सवाल क्या था, 2x प्लस 3y 5 और 3x प्लस y बराबर 4। ठीक है, वज्र गुणन में देखिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले बराबर के अगर इधर कुछ है तो उसको इधर लिख लेते हैं, मतलब इसको -5 बराबर 0 और ये -4 बराबर 0, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, और ये 1 इसको 2 मान लेते हैं। ये तो काम करना ही पड़ेगा, 1 और 2 मानना पड़ेगा। अब 1 यहां माना गया तो 1 का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, ये तो पहले ही बता दिया गया है। अब वज्र गुणन में क्या होता है कि यहाँ पे वज्र गुणन में कि यहाँ पहले हम लिखते हैं ऐसे x का मान, ठीक है, x बट्टा क्या करेंगे समझिएगा। यहाँ पे अगर हम x का मान निकाल रहे हैं तो जो x वाला दोनों में टर्म है उसको हम 0 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। x का मान निकाल रहे हैं तो x वाला टर्म 0 हो गया, तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है 3y - 5 y - 4, ये बच रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो 3y - 5 और y - 4 ये तो बच रहा है। ये जब गायब हो गया, मान लिया गया कि ये नहीं है, तो ये ना बचेगा। अब इसमें क्या करते हैं, हम ऐसे गुणा करते हैं 3 × 4 कितना होगा 12, बीच में कर लेते हैं माइनस। अब ये गुणा करेंगे तो यहाँ तो है 1 में गुणा करेंगे -5 तो -5, अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस +5, क्लियर हो गया। ये हमारा किसका मान निकला, x का मान निकला। हम एक बार में ही x का मान निकाल लेंगे, फिर यहां बराबर करके लिखते हैं y। सेम जैसे x के लिए निकाला गया तो x वाला टर्म गायब हो गया, वैसे ही y के लिए तो ये टर्म अब गायब होगा तो क्या बचेगा 2x - 5, मैं यहां लिख रहा हूं समझाने के लिए, 2x - 5 3x - 4, 3x - 4। अब देखिए इसमें क्या किया गया, पहले ये गुणा किया गया था, उसमें से ये गुणा किया गया था, घटाया गया था यहाँ पे, लेकिन इसमें हम उल्टा करेंगे, पहले हम इसको गुणा करेंगे। x में अगर x का मान निकाला गया था तो ये गुणा किया गया था, 4 × 3 = 12,
ठीक है, ओ माइनस था ना, ये -12 यहाँ पे 4 3 12 -12 माइनस, फिर ये गुणा किया गया था इतना मिला था। लेकिन y में क्या होगा कि पहले इसको गुणा नहीं करेंगे, पहले हम इसको गुणा करेंगे, उसमें से हम इसको घटाएंगे। मतलब 3 5 15 -15 माइनस है, माइनस 2 चौके 8 -8 तो +8 ये हो गया। फिर बराबर यहां कर लेंगे हम 1, और 1 में क्या करेंगे, 1 मतलब हम चर जो अचर भाग है उसको हम क्या कर लेंगे, शून्य कर लेंगे। तो बचेगा 2x + 3y और 3x + y। तो अब ये फिर ऐसे गुणा करेंगे, ये गुणा यहाँ 1 है, 1 में 2 से गुणा 2 माइनस 3 में 3 से गुणा 9। अगर यहां हम इसका हल करें तो x बट्टा कितना -7, y बट्टा कितना -7 और 1 बट्टा कितना -7। अब इसके बराबर एक बार फिर इसको लेंगे, इसके बराबर फिर एक बार इसको लेंगे। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान निकाल सकते हैं। जैसे x बट्टा -7, x बट्टा -7 बराबर 1 बट्टा -7, 1 बट्टा -7, ये तो दोनों कैंसिल, x बराबर 1 आ गया। ये इसको अगर इधर कर भी देंगे ऊपर तो -7 बट्टा -7 1 आ जाएगा। उसी तरह अगर यहां से y बट्टा -7 ले लें, 1 बट्टा -7, फिर ये कैंसिल, तो फिर क्या मिला, y बराबर 1। तो हम देख रहे हैं एक ही सवाल को 3 विधियों से बनाया गया और तीनों का आंसर क्या मिला, एक समान, एक एक ही मिला। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बजगुणन विधि का इस्तेमाल करके भी 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। ये मैंने 3 विधि को समझा दिया, ठीक है। ये विधि में कभी कभार क्या होता है ना कि लोग फॉर्मूला को डायरेक्ट याद भी रख लेते हैं। मैंने क्या किया कि यहाँ सवाल को ही पहले समझाया, सवाल पे, और हम लोग इसी तरह से बनाएंगे भी तो ये आसान हो जाएगा। अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि A1 B2 है कि B2 A1 है, कौन किस में से माइनस घटेगा, बड़ा वहां दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूला का नहीं जाएंगे, जो हम लोग विधि जानते हैं उस विधि का डायरेक्ट सवाल पे हम लोग अप्लाई करके उसका मान निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर ये निकाला गया, समझ में आ गया। x का निकालेंगे तो x वाला टर्म 0 हो जाएगा, y का निकालेंगे तो y वाला टर्म 0 हो जाएगा, अगर एक रख के निकालेंगे तो जो अचर वाला भाग है वो 0 हो जाएगा, बाकी ऐसे कर लेंगे। ये तो बजगुणन विधि था। इसी सवाल को हम देख लेते हैं तुलनात्मक, बस एक ही देखना है, अनुपात निर्णय विधि को नहीं देखना है, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, थोड़ा टफ भी होता है, बच्चे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तुलनात्मक विधि मैं आगे दे रहा हूं, तुलनात्मक विधि, ठीक है। अब देखिए तुलनात्मक विधि में क्या होगा, इसको मैं जैसे फॉर्म में था पहले वैसे ही दिखा दे रहा हूं। 5 ये 4 1 और ये 2। देखिए तुलनात्मक नाम से तुलना मतलब होता है कंपैरिजन करना। अब कंपैरिजन में क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, समीकरण 1 से किसी एक चर राशि का मान निकालो, किसी एक जो आसान लगे। मैं x का निकालू, समीकरण 1 से x का मान, तो ये 2x बराबर, ये तो जाएगा इधर 5 - 3y, तो x बराबर 5 - 3y बट्टा 2, इसको 3 मान लेते हैं, 1 2 तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, समीकरण 2 से, अब 2 से भी x का ही मान निकालना पड़ेगा। समीकरण 1 से हम जिस चर राशि का मान निकालेंगे वही चर राशि का मान समीकरण 2 से भी निकालेंगे। तो 3x + y बराबर 4, तो यहां से x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 4 - y बट्टा 3, इसको क्या मान लें, 4। क्लियर। अब तुलना करना, इसमें से हम x का मान निकाले हैं, 2 से भी यहाँ पे x का मान निकाले हैं, ये भी x का मान, ये भी x का मान, दोनों को मान हम क्या कर सकते हैं, बराबर करके चल सकते हैं। मतलब यहाँ समीकरण 3 और 4 से 3 और 4, तो 3 में क्या है, 5 - 3y बट्टा 2 बराबर 4 y बट्टा 3। कोई दिक्कत, x का मान दोनों मान बराबर, यहां से हम गुणा कर सकते हैं, पंक्तियां ये 15 - 9y, ये गुणा कर सकते हैं 8 - 2y -9y, ये आएगा तो +2y
इधर 8 है, ये जाएगा तो -15, यहाँ से हो जाएगा -7y, ये हो जाएगा -7, माइनस ये कैंसिल, तो y बराबर 1, आसान से निकल गया। फिर यहाँ y का मान समीकरण कहीं भी 1 में, 2 में, 3 में, 4 में कहीं भी रख सकते हैं। हम 1, 2 में रख रहे हैं, सॉरी 4 में रख रहे हैं। 4 में रखने पर तो x बराबर क्या होगा, 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई का मान तो 1/3, ऊपर 3 नीचे 3 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अंत में फिर वही दिखा देंगे, अतः x बराबर 1, y बराबर 1, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, तुलनात्मक विधि का इस्तेमाल करके भी दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल के माध्यम से जो हल करने की विधि है, जो 4 प्रकार के मैंने यहाँ बताया, चारों को मैं निकाल के बता दिया। किताब में बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, सारे क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं क्या करूंगा कि सवाल जो चैप्टर में जो भी सवाल दिया हुआ है, जो सेट करने वाला कुछ सवाल होंगे, कुछ सवाल डायरेक्ट इसी फॉर्म में होगा, तो जो जो टफ होगा, जो जो लगेगा कि नहीं ये नहीं बन सकता, थोड़ी कठिनाई हो सकता है बनाने में, मैं उसको सॉल्व करके, और जो सेट करने वाला जो इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है, मतलब जो प्रयोग जो इक्वेशन का करके बनाया जाता है, उस चीज को मैं क्या करूंगा, जितना भी सवाल होगा मैं सबको सॉल्व करके अगला वीडियो में ये डाल दूंगा। ठीक है, उम्मीद है ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है।